मेरी 18 साल की बेटी सुबह उठते ही अपने बेड की चादर धोने चली जाती थी। फिर वो खुद नहाकर अपने कपड़े छुपा देती। मेरी बेटी और बेटा एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वे दोनों एक साथ एक ही कमरे में सोते भी थे। मगर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हर रिश्ते की एक जगह होती है। मेरी बेटी एकदम से दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मुझे एक दिन शक हुआ और मैं चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगी। तभी मैं उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई, क्योंकि वो दोनों तो मेरा नाम परी है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सब लोग ऐसा बोलते हैं। इसलिए सब मुझे परी बुलाने लगे और परी मेरा नाम भी रह गया। जितनी खूबसूरत मैं हूँ उतनी ही गंदी मेरी किस्मत है। शादी से पहले सब कुछ मेरा बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ना जाने मुझे किसकी नज़र लग गई थी। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। शादी के 3 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही कर दी गई थी, क्योंकि मेरे लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था और मेरे मम्मी पापा को लगा कि लड़का डॉक्टर है तो बहुत पैसे वाला होगा और मेरी बेटी राज करेगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरी किस्मत में कुछ और ही होना लिखा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। वो चाहते तो पहले मेरी पढ़ाई पूरी करा के फिर मेरी शादी कराते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे तो इस बात से सीख मिल गई थी कि कभी भी हमें अपने बच्चों की शादी उनके पैर पर खड़ा होने के बाद ही करानी चाहिए। खैर, अब मेरे साथ जो होना था वो हो गया। मेरा पहला पति डॉक्टर था। वो मेरे से शादी पैसे के लोभ में किया था, क्योंकि उसे लगा कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ तो सारी ज़मीन जायदाद उसकी ही होगी। उसकी ज़िंदगी में पहले से ही एक लड़की थी जिससे वो प्यार करता था। शादी के बाद वो घर कभी कभी आता था। उसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी बेटी के होने के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति तो किसी और लड़की से प्यार करता है, इसलिए वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता है। फिर मैंने ये बात अपने पापा को बताई। मेरे पापा ने मेरे पति को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और फिर मेरा तलाक हो गया। जब मेरा तलाक हुआ था तब मेरी बेटी 2 साल की थी। मैं तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए मायके आ गई। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा और रिश्तेदार कहने लगे, एक बेटी को लेकर इतनी बड़ी ज़िंदगी अकेले कैसे बिताओगी, इसलिए दूसरी शादी कर लो। मैं तो दूसरी शादी के नाम से भी डर रही थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा के बहुत समझाने पर मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन इस बार मैं गरीब और ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जो कि तलाकशुदा हो या किसी कारणवश उनकी पत्नी ना हो, क्योंकि मैं अपने साथ फिर से वही कहानी नहीं दोहराना चाहती थी। संयोग से मेरे लिए ऐसा रिश्ता आ भी गया और मैंने दूसरी शादी कर ली, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे। उनका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उनके बेटे का नाम क्रियांश था और मेरी बेटी का नाम सनाया था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते सनाया 18 साल की हो गई और क्रियांश 17 साल का। एक दिन अचानक से दिल का दौरा पड़ने के कारण मेरे दूसरे पति दुनिया से चले गए। इस बार मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। शायद मेरी किस्मत में पति का प्यार था ही नहीं। उनके जाने के बाद मानो घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना घर था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में एक छोटी सी जनरल स्टोर थी। एक दिन हम सब सो रहे थे,
फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। आवाज़ तो क्रियांश के कमरे से आई। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई थी। मुझे डर था कहीं क्रियांश तो छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैं वहाँ जाकर देखी तो क्रियांश वहाँ नहीं था। वो वॉशरूम गया हुआ था। उसकी जान बच गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अच्छा हुआ कि क्रियांश को कोई चोट नहीं आई थी, नहीं तो सब कहते कि क्रियांश की सौतेली माँ ने उसको जानबूझकर मार दिया और मैं उसके स्वर्गवासी पापा को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत की मरम्मत करवा सके। फिर हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा। कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। अब वो दोनों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकती थी। एक कमरे में तो दुकान ही थी और मेरे पति के घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे उन्होंने। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा और बेटी कमरे में सोया तो कुछ सुबह सुबह ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। क्रियांश तो सवेरे उठकर नाश्ता करने बैठ गया, जबकि सनाया अभी तक सो ही रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ दी तो भी वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि वह तो बेहोश हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से घबरा गई। उसको क्या हो गया। मैंने तुरंत क्रियांश को बोला कि डॉक्टर को घर बुला लो। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा ये बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल और पौष्टिक खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब सनाया को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने पूछा तुम्हें क्या हो गया था। तो वो कहने लगी बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा तो वह कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थे। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वो चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा तुम यह चादर क्यों धो रही हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर चिल्लाई और कहा यहाँ से उठो और जाओ अपने कमरे में और नाश्ता करो, कुछ खाओगी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा नहीं, मुझे यह चादर धोना ज़रूरी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा अचानक से यह चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर सवार क्यों हो गया है। इतनी तो चादर गंदी भी नहीं थी, तुम उसको धोने बैठ गई। छोड़ दो, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर धोकर छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और क्रियांश भी कॉलेज जा चुका था और जनरल स्टोर तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे क्योंकि पैसे के अभाव में ज़्यादा सामान नहीं था दुकान में, इसलिए ज़्यादातर बच्चे ही आते थे छोटी मोटी चीज़ें और चॉकलेट लेने। दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन क्रियांश बहुत देर से घर आया था और आते ही मुझसे कहा आज मैं खाना खाकर आया हूँ। मैंने कहा इतनी देर कैसे हो गई आने में। उसने कहा आज मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था तो उसने मुझे होटल में लेकर गया था।
खाना खिलाने, इसलिए आज आने में देर हो गई। और सनाया तो पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और आज मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं उनके बिना बिल्कुल अकेली ही हो गई थी। दूसरा पति बहुत अच्छा था मेरा, बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा ही अपनी बेटी समझता था। और मैंने भी क्रियांश को कभी नहीं महसूस होने दिया कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। और ऐसे भी जब मेरी दूसरी शादी हुई थी तब ये दोनों बच्चे बहुत ही छोटे थे। इन दोनों को तो याद भी नहीं है कुछ भी। क्रियांश भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। सनाया फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने फिर से वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई। मैंने कहा रोटी दाल और हरी सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमजोरी हो गई इसको। ऐसे में आपकी बेटी की जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब सनाया को होश आया तो मैंने उससे कहा, तुम आज भी कॉलेज नहीं जाओगी और ना ही घर का कोई भी काम करोगी। अगर तुमने किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे से बाहर गई तो मैं देखकर हैरान हो गई थी। वह क्या कर रही है? वह तो बेड की चादर को धो रही है। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि वह जो भी कर रही थी वह कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा है? वह यह सब क्यों कर रही है? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया है तभी से वह ऐसा कर रही है और बेहोश भी तभी से हो रही है। क्रियांश उसके लिए तो सौतेला भाई था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ पले बढ़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत ही थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब क्यों होती जा रही थी? मैं तो रोती और सोचती रहती। जवान लड़कियां बेहोश होने लगे तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वह आसपास भी ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसे देख तो नहीं लिया। मैंने उससे छुपकर यह सब कुछ देख लिया था। उसने मुझे नहीं देखा था। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी और ऊपर से सनाया भी बीमार पड़ गई थी, तो अभी उसके इलाज में भी पैसे लग रहे थे। इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चे को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं तो परेशान थी ही और बच्चों को मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था सनाया को फल खिलाने के लिए, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर का खर्च करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे क्रियांश और सनाया को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुनी जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, सनाया, तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा, नहीं क्रियांश, मुझे यह काम करना है।
इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। क्रियांश ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जिंदगी को दांव पर लगाकर नहीं कर सकता ये काम। सनाया ने कहा कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की ही तो बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह ही सुबह मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दी थी और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया तुम्हें? वह घबराई हुई कहने लगी, अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब इस बात का कि दिल खराब हो गया तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम? और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। लगता है आज आपने कोई सपना देखा है या किसी ने आपके कान भर दिए हैं मेरे खिलाफ, जो आप इस तरह की बात कर रही हो। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अगर मैंने इस चादर को धो दिया तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो दिया। आपको तो पता है कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो गई, इसलिए मुझे उल्टी आ गई। तो इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह जमीन पर गिर गई। तभी अचानक क्रियांश भी आ गया। उसने कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने कहा, ऐसा तो मुझे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना मैं क्या करूँगी तुम दोनों के साथ। अब मुझे खुद पता नहीं था मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो जो बातें आ रही थी, मैं वही बोलती जा रही थी कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी रात हो रही थी। मैं जब कमरे के करीब गई तो वह न सिर्फ जाग रहे थे, बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो मेरी बेटी कहने लगी, हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अगर कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू किया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में 20 मिनट लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हो। मैंने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में? वो दोनों कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ मत बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन्होंने कहा, क्यों इस समय जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। उन दोनों की हरकत समझ में नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हो। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एक दिन मैंने देखा सनाया के हाथ पर नाखून लगने के निशान थे। मैंने पूछा, सनाया, ये कैसा निशान है? तो कहने लगी, छुरी से कट गया। मैंने कहा, ये तो नाखून के निशान लग रहे हैं।
गलती मेरी ही थी। मैंने आग और पानी को एक साथ रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में सोने नहीं देना चाहिए था। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। क्रियांश था तो सनाया का सौतेला भाई ही ना। नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। सगा भाई सगा ही होता है और सौतेला भाई सौतेला ही। फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियां तो पहले ही पैदा होगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होगा। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर यह सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था और वह कह रहा था, ये तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ। इसे लेने से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और इसे तुम रात को सोते समय ले लेना। इस दवाई को लेने से अगले दिन तुम बेहोश नहीं होगी। मैं ये सब उनसे छुप छुप कर देख रही थी और ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई थी कि क्रियांश कैसी दवाई ऐसे छुपाकर सनाया को दे रहा है और मैं इन सब बातों से अनजान हूँ। सनाया उस दवाई को लेकर कमरे में चली गई। अगले दिन सनाया सच में बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद सनाया फिर से बेहोश हो गई थी। शायद उसकी दवा ख़त्म हो गई होगी या वो लेना भूल गई होगी। मैं सुबह जब उसके कमरे में गई तो वो मुझे बेहोश मिली और क्रियांश तब तक कॉलेज जा चुका था। मैंने वह चादर सनाया के नीचे से खींच ली और अपने कमरे में लेकर आ गई और मैं उस चादर को ध्यान से देखने लगी कि आखिर इस चादर पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से सनाया सुबह उठते ही धोना शुरू कर देती है। फिर मुझे उस चादर पर जो दिखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस चादर पर तो सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे बाल थे। मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि ये किसके बाल है। थोड़ी देर बाद सनाया मेरे पास आकर बैठ गई और वो घबराई हुई सी दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ सनाया, क्यों परेशान हो? उसने कहा, माँ वो चादर कहाँ है? मैंने कहा, उस चादर को मैंने धोकर सूखने के लिए डाल दी है। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, उस चादर पर जो भी लगा हुआ था। तुम मुझे अब सब कुछ सच सच बता दो। ये सब क्या है? मुझसे क्या छुपा रही हो? मेरे दिमाग में बुरे विचार ही आ रहे हैं। सनाया ने मुझे फिर ऐसी बात बताई जिसे जानने के बाद मुझे खुद से शर्म आने लगी थी। उसने कहा, माँ आप जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि दुकान अच्छी नहीं चल रही है। हमारे पास पैसे की बहुत कमी है। हमारा रूम टूट चुका है जिसे ठीक करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। फिर क्रियांश के दोस्त ने उसको एक काम दिया। उसके दोस्त के पास बहुत ही नस्ली किस्म के बिल्ली के बच्चे हैं, लेकिन इसको संभालना उसको मुश्किल हो रहा था। फिर उसने कुछ बिल्ली क्रियांश को संभालने के लिए दिए। इसके बदले वो हमें बहुत सारे पैसे दे रहे थे, लेकिन हमें बिल्ली के बच्चे से एलर्जी हो गई जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। तो क्रियांश ने बिल्ली के बच्चे को रखने से मना कर दिया, लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं क्रियांश, कुछ दिन ये काम कर लेते हैं और जब हमारे पास छत बनाने के लिए पैसे आ जाएंगे तब हम ये काम छोड़ देंगे। और वो बाल उसी बिल्ली के बच्चे के थे, इसलिए मैं रोज़ सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले चादर को धोती हूँ। और आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि आपको जानवरों को पालना अच्छा नहीं लगता है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं ना जाने उन दोनों के बारे में क्या क्या सोच रही थी। मैंने सनाया से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो। अब से वो बिल्ली का बच्चा घर नहीं आएगा। सनाया ने कहा,
अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम घर बना सके। अब हम इस काम को छोड़कर दोनों भाई बहन पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तब तक क्रियांश भी कॉलेज से आ गया था। मैंने उसको गले से लगा लिया और एक कमरा भी हमने बनवा लिया। मेरे दोनों बच्चे सरकारी कॉलेज से पढ़कर आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मैं इन दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हूँ। मैं अपना सारा गम भूल चुकी हूँ।